आज से हम क्लास 9th फिजिक्स जो है उसका एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी, और ये इसका पार्ट फर्स्ट है। इस फिगर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। पहले देखते हैं हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। मैं आपको वर्क पढ़ाऊंगा, क्या होता है वर्क के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाऊंगा, यूनिट ऑफ वर्क को पढ़ाऊंगा। हम ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं तो उसमें कितना वर्क यानी कितना वर्क डन करना पड़ता है उसको बताऊंगा। देन कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, ओके, कि अगर मान लीजिए फोर्स जो है आपका डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग नहीं लग रहा है तो वर्क डन क्या होगा, ठीक है, उसके कुछ केसेस देखेंगे। और देन आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन कब होता है, किस केसेस में होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इस पार्ट फर्स्ट में हम लोग इतनी चीज़ें समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, वर्क एंड एनर्जी पार्ट फर्स्ट, क्लास 9th फिजिक्स। ओके, तो पहले बात ये है कि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। मैं आपको प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ, आप उसको ज़रूर पढ़ें, उससे ये लिंक करता हुआ चैप्टर है। जैसे कि देखिए, आपको मैंने बताया कि फोर्स क्या होता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर क्या लगा, आपका फोर्स लगा। अब अगर फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से होगा क्या, क्या कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो बॉडी ट्रेवल करेगी? हाँ, करेगी। इस फोर्स की वजह से और क्या होगा, बॉडी में मोशन होगा, मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट होने की वजह से क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट आई, एक्सीलरेशन आया, दो चीज़ आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएं, क्या किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएं और वो बॉडी, अब मान लीजिए ये बॉडी फ्रिक्शन की वजह से, मान लीजिए ये कोई बॉडी थी, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था कितना, 2 न्यूटन, और आपने जो फोर्स लगाया इसको मोशन में लाने के लिए वो 1 न्यूटन लगाया, तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? ये बॉडी मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ 2 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन यहाँ पे है और आपने यहाँ पर 10 न्यूटन लगा दिया, तो क्या अब ये बॉडी मूव करेगी? हाँ, करेगी, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स से ये 10 न्यूटन आपका क्या होगा, ज़्यादा, तो ये बॉडी इस तरफ वेस्ट, आपका जो ईस्ट डायरेक्शन है उधर मूव कर जाएगी। ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि किसी बॉडी को मूव कराने के लिए अगर हम मान लीजिए फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में या किसी डायरेक्शन में भी आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो आपका इसका अर्थ ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो बॉडी पर आपने क्या किया, वर्क किया। क्या किया? वर्क किया। फोर्स लगाने के बाद आपका कुछ बॉडी आपका जो है मूव करनी चाहिए, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करनी चाहिए, तब कहते हैं कि वर्क हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए आपने फोर्स लगाया और बॉडी कोई भी डिस्टेंस नहीं चली, यानी बॉडी वही स्टेशनरी है, तो क्या उस पर वर्क डन होगा? नहीं होगा। तो वर्क डन होने के लिए फोर्स होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तक वो बॉडी ट्रेवल करनी चाहिए वर्क के लिए। वर्क एक तरीके से हिंदी में हम कह सकते हैं, हम बोलते नहीं हमने कुछ काम किया, तो काम मतलब या कार्य, ठीक है, या कुछ कार्य किया, इसका मतलब क्या होता है कि फोर्स लगाओ और कुछ बॉडी कुछ दूर तक मूव कर जाए। ओके, अब इसी चीज़ को हम यहाँ समझते हैं। देखिए स्लाइड में, पहली स्लाइड में लिखा क्या है। जब भी कोई बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और बॉडी क्या करे, मूव कर जाए, क्या करे, मूव कर जाए, तो हम कहते हैं वर्क हमने किया, हमने कोई कार्य किया। और इस वर्क में क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। एक बात बताइए, मैं आपसे कहूँ कि ये एक जो है ब्रिक है, आपको इसको ए पोजीशन से बी पोजीशन पर लेकर जाना है, इतना डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी है। ओके, अब आप कहेंगे सर ठीक है, तो आपने क्या किया, आप पहले खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी आप फूड इनटेक करते हैं उससे आपको क्या मिलती है बताइए, उससे आपको एनर्जी मिलती है। तो उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके, उस एनर्जी का हम लोग यूटिलाइज करके हम कार्य करते हैं, वर्क करते हैं। इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में कुछ हमारी एनर्जी खर्च होगी, ठीक, तो क्या होगा, वर्क करने के लिए कुछ एनर्जी लगती है। अब जैसे ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर मैंने अब बता दिया, इसी को एक एग्जांपल से लीजिए कि मान लीजिए आपके पास कोई बाइक है, ठीक है, आपके पास कोई बाइक है, आप उसको चला रहे हैं, तो उसको चलाने में लग क्या रहा है, आपका जो फ्यूल है, आप फ्यूल उसमें डालते हैं, ठीक, जो भी आपका पेट्रोल एंड डीजल होता होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कंबशन होता है। कंबशन होने की वजह से उसमें एनर्जी जनरेट होती है। अब कंबशन होने की वजह से जो एनर्जी जनरेट हुई, इस एनर्जी जनरेट होने से क्या हुआ, ये बाइक यहाँ से मान लीजिए कुछ दूर तक मूव कर गई। तो क्यों मूव की? क्योंकि उसके पास क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी के कारण ही किसी बॉडी को हम मूव करा सकते हैं, ठीक।
तो वर्क और एनर्जी का क्या रिलेशन है? अगर आपके पास कुछ एनर्जी है तो ही तो आप वर्क कर सकते हैं। आप ऐसा तो हो सकता नहीं है कि आप 10 दिन से खाए पिए ना हो और आपको मैं कह दूं कि आप जो है कोई भी काम कर लीजिए तो आप आसानी से कर लेंगे, नहीं करेंगे। आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, ऐसे जैसे फ्यूल होना चाहिए। फ्यूल नहीं होगा तो क्या एनर्जी जनरेट होगी? क्या ये बाइक मूव करेगी? नहीं करेगी। तो एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वर्क करने के लिए हमें क्या एनर्जी की ज़रूरत होती है, इस बात को आप याद रखिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी, ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल मैंने खुद से दिया। यहाँ देखिए क्या है, अगर मशीन से हमें वर्क कराना है तो उनको क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी जैसे कि फ्यूल देना पड़ेगा। फ्यूल से क्या होगा? कंबशन होगा, एनर्जी जनरेट होगी और बाइक आपकी मूव कर जाएगी। तो वर्क इज डन, वर्क होने के लिए क्या है? इक्वल एनर्जी यूज़ होगी। मान लीजिए आपने कंबशन हुआ, कंबशन होने पे 100 जूल एनर्जी जनरेट हुई, तो अब आप उससे क्या 100 जूल ऑफ वर्क कर सकते हैं। एनर्जी या वर्क की यूनिट जूल होती है, याद रखिएगा भी। मैं आगे यूनिट्स ऑफ वर्क में इस चीज़ को पढ़ाऊंगा। तो 100 जूल अगर मान लीजिए आपके पास पेट्रोल या डीजल का कंबशन हुआ जिससे आपकी एनर्जी जनरेट हुई, कितनी? आपकी एनर्जी जनरेट हुई 100 जूल। तो उससे आप बाइक को जब मूव कराएंगे तो उस पर वर्क डन कितना करा सकते हैं, कितना मूव करा सकते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं, तो वो आपका वर्क होगा। यानी कि वर्क कितना करा सकते हैं? जितना एनर्जी जनरेट होगी। ओके, वर्क क्या होता है? वर्क जैसे कि हम नॉर्मली कहते हैं हमने कुछ वर्क किया। मैंने कहता हूँ, मैं मान लीजिए अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरी एनर्जी खर्च हो रही। आप पढ़ रहे हैं तो आपके मेंटली आप पढ़ रहे हैं तो आपकी मेंटल एनर्जी खर्च हो रही है, मेंटल एक्टिविटी इस समय चल रही है आपकी। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं हो। फिजिक्स में अगर वर्क इज डन होगा यानी कि फोर्स लगे और कोई बॉडी मूव हो, तो वर्क होने के लिए किसमें? फिजिक्स में वर्क होने के लिए माना जाता है कि कोई बॉडी पे कोई फोर्स लगाया हमने और वो बॉडी मूव कर गई, उसी को हम कहते हैं वर्क हो गया। ठीक, अब यही वही चीज़ देखिए कि अगर मान लीजिए आपको वर्क कराना है किस पे? बॉडी पे, तो उसकी दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमें फोर्स लगता है, हम मान लीजिए कुछ फोर्स लगाएंगे जिसके कारण क्या होगी? बॉडी मूव करेगी। कितने? कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पे। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे कि आपका ये मान लीजिए ब्लॉक था, आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाया तो बॉडी ये पहले ए पोजीशन पे थी, अब बॉडी कहाँ पहुँच गई? ये बी पोजीशन पे पहुँच गई। अब यहाँ से यहाँ ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गई तो फोर्स के डायरेक्शन में मान लीजिए 10 मीटर गई। कितना गई? 10 मीटर। ओके, और फोर्स आपने कितना लगाया था? 2 न्यूटन। ठीक, 2 न्यूटन लगाया और 10 मीटर बॉडी ए से बी तक चली गई। किस डायरेक्शन में गई? फोर्स के डायरेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अभी मैं इसमें जब आपको बताऊंगा कि डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बॉडी ट्रेवल करती है, अगर उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता तो वर्क कैसे निकालते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि जब भी कोई फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में लग रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हो? ईस्ट डायरेक्शन। यानी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन का फोर्स लेंगे। समझ में आ रहा है? ये देखिए ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका 10 मीटर, उसी डायरेक्शन में हम क्या लेंगे? फोर्स लेंगे। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसीलिए लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो वर्क क्या होता है? फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द फोर्स जिस तरफ लगा रहे, मान लीजिए आप कोई ब्लॉक को साउथ की तरफ ढकेल रहे हैं। ओके, फोर्स लगाया आपने साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ का डिस्प्लेसमेंट लेंगे और जितना फोर्स साउथ की तरफ लगाया वो लेंगे, तो प्रोडक्ट लेंगे। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क होता है। ओके, तो वर्क का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे आते हैं। अब यहाँ से समझिए, आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे इस चीज़ को। 1 मिनट होल्ड करें। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कार्ट है, ठीक है, सॉरी ये हॉर्स है, ठीक है, ये इस कार्ट को खींच रहा है। तो क्या कर रहा है? हॉर्स क्या कर रहा है? एक फोर्स लगा रहा है। किसके ऊपर? ये जो पीछे ये पार्ट देख रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है? इतना। तो यानी कि हॉर्स क्या कर रहा है? सब अप्लाइज फोर्स किस पे? कार्ट पे फोर्स अप्ला रहा है, जिसके कारण कार्ट क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो वर्क इसमें माना जाएगा कौन कर रहा है? इसमें हॉर्स कर रहा है। तो हॉर्स मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स लगाता हुआ बॉडी को 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट यानी कि 100 मीटर कार्ट को मूव करा ले गया। तो वर्क आपका जो वर्क होगा उसका क्या आएगा? 10 × 100 1000 जूल। 1000 जूल जो है वर्क किया, किसने किया? उस हॉर्स ने किया। ओके, इस बात को आप समझ जाइए। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यूनिट ऑफ वर्क के ऊपर। ओके, हाँ, यूनिट ऑफ वर्क समझते हैं इसको। मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई बॉडी
जब फोर्स लगाते हैं और कुछ डिस्प्लेसमेंट चलती है, ठीक है, एस कर देते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। यानी कि वर्क की यूनिट आई क्या? न्यूटन मीटर आई कि नहीं आई? ओके, और इसी न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं? इसी न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं। इसी न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, याद आप रखिएगा। देखिए यूनिट ऑफ वर्क क्या है? न्यूटन मीटर। कैसे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट न्यूटन और आपके डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया इसकी यूनिट। और 1 जूल एनर्जी अगर खर्च हो रही है, 1 जूल वर्क हो रहा है, तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर होता है। यानी कि न्यूटन मीटर ही क्या है आपका? न्यूटन मीटर ही आपका जूल है। ओके, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट एसआई यूनिट जो होती है वर्क की, क्या होती है? जूल। 1 जूल कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। इसको जे से डिनोट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हायर क्लासेस में आप स्केलर वेक्टर को बहुत अच्छे से जानेंगे, अभी यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो इसको आप समझिए। इट शुड नोटेड दैट द कंडीशन ऑफ फोर्स शुड बी वर्क शुड बी मोशन इन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट का ऑब्जेक्ट देखिए, मैंने इसका मतलब क्या है कि कंडीशन फॉर द फोर्स टू डू वर्क, यानी फोर्स अगर वर्क करा रहा है, इसका मतलब बॉडी में क्या होना चाहिए? मोशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, ये देखिए एक आदमी है, ठीक है, मैन, ये वॉल को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। अब क्या है, वॉल मूव करेगी? वॉल तो मूव करेगी नहीं। अगर वॉल मूव नहीं करेगी, इसमें इसका मतलब इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? वॉल में नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एस। एस क्या हो गया? 0। तो वर्क क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू फोर्स। मान लीजिए कुछ भी फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0, तो वर्क क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। इसका मतलब जब फोर्स लगे तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। वॉल के ऊपर फोर्स लगाया, लेकिन वॉल क्या हो रही है? डिस्प्लेस तो हो नहीं रही है, तो आपका वर्क क्या हो जाएगा? 0। यानी कि इस डिफिनेशन का मतलब यही हुआ कि फोर्स अगर लगाया जाए वर्क होने के लिए, तो उससे क्या हो? एक मोशन ऑब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए, कुछ बॉडी डिस्प्लेस करनी चाहिए। ओके, ये बात आप समझ जाइए। समझ में आ रहा है आपको? अब नेक्स्ट समझते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी थी, मैं आपको ये ग्रेविटेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाया, लेकिन आप उसको पढ़िए तभी आप इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए इसके नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है इस पर? mg। ये ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ डायरेक्शन में वेट ऑफ ऑब्जेक्ट लगता है। ये क्या है? ये आपका वेट है। ओके, इस चीज़ को आप याद रखिए। अब मान लीजिए ये अर्थ सरफेस पे रखी हुई, मैं इसको कहूँ कि आपको इतना ऊपर उठाना है, तो आप इस पर कितना फोर्स लगाएंगे? आप बताइए, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉडी थी, अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, ये 10 न्यूटन नीचे फोर्स लग रहा है, मैं कहूँ इस बॉडी को आपको उठाना है, तो आपको कितना फोर्स लगभग लगाना पड़ेगा? आपको लगभग 10 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ बैलेंस करने के लिए, और उससे हल्का सा ज़्यादा लगाएंगे ये बॉडी उठ जाएगी कि नहीं उठ जाएगी? ओके, तो एट लीस्ट सबसे कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस बॉडी को उठाने के लिए? mg फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ इस बॉडी को उठाने के लिए, यानी कि फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? mg। और मान लीजिए जो ये मैंने कहा कि इतने हाइट तक आपको उठाना है, कितना? इतना हाइट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? h हो गया। h क्या है? एक डिस्टेंस ही है या डिस्प्लेसमेंट ही तो है, जो बॉडी को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो mg इंटू एच। h क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपका वर्क होता है। मैंने बताया क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, मैं आपको ये बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे, जब भी कभी वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, तो हमें जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो क्या होगा? वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी क्या है? एक फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, mg, ठीक। तो वर्क डन किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी के बराबर ही ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, तभी वो बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी। एंड द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी लिफ्टेड, यानी h हाइट तक लिफ्ट की थी, वर्टिकल डिस्टेंस यानी h हाइट तक लिफ्ट की थी बॉडी को, तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है? फोर्स क्या है इसका? mg लगाना पड़ेगा कम से कम ऊपर के लिए, और डिस्प्लेसमेंट हमें h हाइट तक ले जाना है। हाइट एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ही है। तो आपका वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी क्या हो जाएगा? वेट ऑफ बॉडी जो कि mg है, ये mg है, और वर्टिकल डिस्टेंस कितने हाइट तक ले जा रहे हैं? h हाइट तक ले जा रहे हैं। तो यानी कि आपको समझ में आ गया कि वर्क डन अगर हमें करना है किसी बॉडी को नीचे से एक जगह से दूसरी जगह तक लिफ्ट कराने में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? mgh। और यूनिट क्या होती है इसकी? आपको मैं बता चुका हूँ क्या होती है? जूल होती है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। मीटर किसकी यूनिट है? हाइट या फिर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कई बार मैंने रिपीट कर दिया है।
ठीक, अब मैं कुछ लाइव एग्जांपल, देखिए मैं एग्जांपल्स इसलिए लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, ऐसे आप थ्योरी ना पढ़ें, ठीक है। अब जैसे ये इस एग्जांपल को लेते हैं, इसमें क्या कर रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, किसका, इस मैन का, जो भी ये बॉय है इसका वेट किस तरफ, नीचे की तरफ लग रहा है, mg। तो इसको कम से कम अब ऊपर जाने के लिए mg फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो फोर्स कितना लगाना पड़ा, mg। और ये डिस्प्लेसमेंट लेते हैं इसमें, तो हम यहाँ से यहाँ तक नहीं लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होती है, पहली यूनिट में पढ़ा है मैंने। ये क्या है आपका, ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉय है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस यहाँ से इस पोजीशन तक जाने में शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हाइट है। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक। तो फोर्स क्या है, mg है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, h है, तो वर्क क्या हो गया, mgh हो गया। समझ में आ गया। अब जैसे कि ये आप देखिए वेट लिफ्टर है, ठीक है, ये वेट लिफ्टर है इस ऑब्जेक्ट में। मान लीजिए ये आपका, इसमें कितनी प्लेट्स आपको दिखा, 1 2 3 4, मान लीजिए 10 kg की एग्जैक्टली थी, ठीक है। 40 kg आपका मान लीजिए नीचे आपका लग रहा था, ठीक है। 40 न्यूटन कर दीजिए, क्योंकि वेट की यूनिट तो न्यूटन होती है। मान लीजिए 40 न्यूटन आपका नीचे लग रहा था, ओके। तो इसको ऊपर उठाने के लिए कम से कम तो 40 न्यूटन लगाना पड़ेगा, और जितनी हाइट तक उठाएगा वो आपका हाइट हो जाएगा। तो वर्क क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाइड बाय जितनी हाइट तक उठाएगा। मान लीजिए 1 मीटर तक उठाया तो वो आपका 40 जूल आपका हो गया वर्क। यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी वेट को उठाना है वेट लिफ्टर को, तो वो क्या करता है, वर्क करता है किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ 40 न्यूटन लग रहा था, ये जो वेट है इसका 40 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा था, तो इसको तो 40 न्यूटन लगाना पड़ेगा ऊपर करने के लिए। समझ में आ गया आपको, काफ़ी इजी था। अब यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इसको आप समझिए कि मान लीजिए कोई बॉडी ये यहाँ है और यहाँ पहुँच गई बी पोजीशन पे, और ये ए पोजीशन थी। तो अब देखिए फोर्स हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। पहले फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगा रहे थे, इस डायरेक्शन में लगा रहे थे। लेकिन अब क्या फोर्स हम डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगा रहे हैं, नहीं। अब हम फोर्स जो लगा रहे हैं वो आपका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट से अलग लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो वर्क होगा, वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। और जो ये फोर्स है वो किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ मान लीजिए एंगल थीटा है, मान लीजिए 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, ठीक है। ये आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आप हल्का सा कॉन्सेप्ट ले लीजिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं सीखना है। तो जब ये डायरेक्शन में लेते हैं, इस फोर्स को अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एफ कॉस थीटा। ये आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा, मैं अभी भी आपको सारी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये आपका इसका कॉन्सेप्ट नहीं है 9th क्लास का, ओके। तो फोर्स क्या होता है आपका, यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेंगे तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई जितना डिस्प्लेसमेंट चली। अब ये वर्क हो गया एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एस। समझ में आ गया, फाइनल पोजीशन आपकी बॉडी की ये है, एस क्या है, यहाँ पे इतना डिस्प्लेसमेंट बॉडी चली है। तो एफ कॉस थीटा का मतलब आप इसको आप अभी के लिए रट लें, हायर क्लासेस में आपको अच्छे से बताया जाएगा। मैं यहाँ पे अभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से थीटा करके मैं आपको इसी समझा सकता हूँ, लेकिन वो आपको मतलब नेसेसरी नहीं है अभी इतना, ओके। अब यहाँ पे ये देखिए आप, ये देखिए ये बॉय है, ठीक है। ये आपका टॉय कार था, टॉय कार को इसने एक रस्सी से खींच रहा है, तो रस्सी से खींच रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, रस्सी की, और टॉय क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, इस डायरेक्शन में हो गया, ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में, रस्सी के द्वारा लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब कि आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि फोर्स जो है अगर इसके डायरेक्शन में लेंगे तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ओके, क्योंकि फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है, ओके। अब आप यहाँ से फिर से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए इस स्लाइड में मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर स्लाइड पढ़ के समझाता हूँ कि आपको स्लाइड भी समझ में आए, नोट्स अच्छे से बना सके। देखिए कि जैसे कि इस केस में क्या हो रहा है, द होल फोर्स एफ इज नॉट बीइंग यूज्ड इन पुलिंग द टॉय कार। सिर्फ पुल करने के लिए नहीं है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में जो लग रहा है सिर्फ पुल नहीं कर रहा है, ये इसको मूव भी कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक ठीक। तो द होल एफ इज नॉट बीइंग यूज्ड इन पुलिंग द टॉय कार, ओनली इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द ग्राउंड इज इफेक्टिव फोर्स पुलिंग द कार। यानी कि ये जो पुल कर रहा है इसके कारण ये टॉय क्या है, इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एक फोर्स लेना है, ठीक। तो वर्क के लिए क्या है, ओनली इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द ग्राउंड इज इफेक्टिव फोर्स पुलिंग द कार। यानी कि कार को आगे बढ़ाने में सिर्फ फोर्स का क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही वर्क कर रहा है, ठीक। वर्क डन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक होना चाहिए वर्क डन में, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम फोर्स को भी इसी डायरेक्शन में लेंगे, ओके।
द वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव बाय बॉडी, एस डिस्टेंस था तो एफ कॉस थीटा इंटू एस हो गया। फोर्स अप्लाइड, थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच में, जिधर फोर्स लग रहा है और जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बीच का एंगल है। ओके, ये आपको हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब हम समझते हैं कि वर्क डन के अलग अलग केसेस क्या होते हैं। समझ में आया आपको? यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है, मैं आपको समझाता हूँ इसको मैं इधर करता हूँ। ठीक है, देखिए ये कुली है। ओके, अब ये कुली कर क्या रहा है, ये कुली कहीं चल रहा होगा। ये देखिए ये कुली है, मैंने यही चीज़ ली, इसने क्या है, एक वेट रख रखा है। ठीक, ये वेट है इसका, यही केस लीजिएगा। ये आगे की तरफ चलेगा, आगे की तरफ चलेगा, मान लीजिए उसने कितना चला, 10 मीटर। ओके चला, अब समझिएगा इसको। लेकिन इस वेट किस साइड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है mg। तो इसको ये जो बॉक्स हैं, ये ढेर सारे जो बॉक्स में दिखा रहा हूँ, इसको उठाने के लिए ये बॉक्स का वेट कितना है, mg है, नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो इसको अपने सिर पे रखने के लिए ऊपर की तरफ क्या लगा रहा होगा, mg फोर्स लगा रहा होगा। ये आप तो समझ सकते हैं ना, mg फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ये मैं ग्रेविटेशन में बताता आ रहा हूँ। तो अब आप यहाँ से क्या समझेंगे, यहाँ से आप ये समझेंगे कि उस बॉक्स को ऊपर उठाने में mg फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। यानी ये देखिए, ये है कुली है, ये बॉक्स है, बॉक्स को ऊपर उठाने के लिए mg फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट लेकिन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। समझ में आ गया? तो एफ कॉस थीटा लगाएंगे यहाँ पर, कॉस थीटा, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। मैं भी इसको आपको समझाऊंगा। देखिए कि अगर मान लीजिए ये आगे की तरफ चलेगा, अब इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो लेना पड़ेगा। ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है वो तो हम फोर्स लेंगे नहीं वर्क डन में। हम वर्क डन में कौन सा फोर्स लेते हैं, जो आपका डिस्प्लेसमेंट के साइड होता है। जो फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट के साइड होता है उसी को तो हम लेते हैं। ठीक, लेकिन इसमें तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो एफ कॉस थीटा करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए अब फोर्स इक्वल टू एफ कॉस 90 हो जाएगा। और मान लीजिए उसने एस डिस्टेंस चला, ये वर्क हो गया। तो कॉस 90 क्या होता है आपका, 0 होता है, मल्टीप्लाइड बाय एस करेंगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच आपका 90 डिग्री एंगल हो तो आपका वर्क क्या होगा, 0 होगा। आप उसको पे करते हैं, कुली को आप 50-60 रुपीज़ पे करते हैं। अगर आप उससे कहें आपने तो कोई कार्य किया ही नहीं तो वो तो तुरंत गुस्सा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, वर्क वहाँ पर वो पे करता है अपना, जो है उसने मेहनत की, वो लेकर गया, उसकी एनर्जी खर्च हुई, उसका उसने पेमेंट किया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो जो है उसने कोई वर्क डन नहीं किया। ठीक है, हालांकि वर्क डन क्या है, 0 है, उसकी एनर्जी लेकिन खर्च हो रही तो आपने पे किया। ये समझ में आ गया आपको? तो वर्क डन इस केस में 0 हो जाता है। तो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन क्या होगा, 0। ये कौन सा केस है, जब वर्क डन हुआ एंड फोर्स एक्ट 90 डिग्री, फोर्स 90 डिग्री लगे किससे, मोशन के डायरेक्शन से। मोशन आपका इस तरफ हो रहा था, फोर्स आपका ऊपर की तरफ, इस कुली को वेट नीचे की तरफ, तो इसको उठाने के लिए इसको mg फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ रहा था और इसलिए 90 डिग्री चल रहा था। समझ में आ गया आपको ये चीज़? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए मान लीजिए ये अर्थ है, सैटेलाइट चारों तरफ घूमती है। अर्थ अंदर की तरफ क्या लगाता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है। ग्रेविटेशन में आप इसको पढ़ लीजिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है अर्थ अंदर की तरफ। या आप मान लीजिए कोई भी एक रस्सी ले लीजिए, ठीक है, और उस पर एक स्टोन टाई करके उसको घुमाइए चारों तरफ, तो अंदर की तरफ आप एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएंगे जिसके कारण वो जो है पत्थर चारों तरफ घूमता रहेगा। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या है, सेटेलाइट का मोशन क्या है, इस डायरेक्शन में है। मोशन जो भी होता है टेंजेंशियल होता है हमेशा, यानी कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें देखना हो मोशन तो हम उस पर एक परपेंडिकुलर इस तरह से डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका टेंजेंट जो होता है वो मोशन का डायरेक्शन होता है सर्कुलर में। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मोशन वाले चैप्टर में, आप उससे पढ़िए सर्कुलर मोशन। यानी कि यहाँ पर मोशन क्या है, इस डायरेक्शन में है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। तो मोशन यानी कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सेटेलाइट का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और फोर्स के बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो अब बताइए वर्क क्या हो जाएगा, 0। क्यों, एफ कॉस थीटा, कॉस 90 क्या होगा, 0 होगा। तो बॉडी को सर्कल में रखने के लिए, टू कीप बॉडी इन सर्किल, बॉडी को सर्कल में रखने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है, किधर, सेंटर की ओर, और उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रखने के लिए क्या हो जाएगा, 0, कि सर्कुलर पाथ में रखने के लिए फोर्स अंदर की तरफ लगता है।
लेकिन ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जब F इंटू कॉस ऑफ 90 कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय जो भी डिस्प्लेसमेंट चलेगा, तो आपका कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, अब वर्क डन अगर कहते हैं निगेटिव कब होता है, देखिए मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं, मैं आपको बार बार साइकिल का एग्जांपल लेता हूँ, खैर चलिए ठीक है, आसानी होती है समझाने में। आप इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, आप पैडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आप डिस्प्लेसमेंट इस साइड कर रहे हैं। 2 मीटर आप मान लीजिए साइकिल चला चुके। अब मान लीजिए किसी ने पीछे से फोर्स लगाया साइकिल को रोकने के लिए, साइकिल कुछ देर में रुक जाएगी, पीछे की तरफ फोर्स लगाया। मान लीजिए मैंने आपकी जो है जो भी आपका यहाँ पे इसका होता नहीं है, उसको आपने पकड़ के, कोई भी यहाँ पार्ट था साइकिल का, पकड़ के पीछे की तरफ फोर्स लगाया साइकिल को रोकने के लिए, मान लिया 10 न्यूटन लगाया, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर हुआ, लेकिन हमने फोर्स, मान लीजिए जब हमने फोर्स लगाना शुरू किया तो बॉडी 2 मीटर बाद क्या हुई, साइकिल रुक गई, ठीक, एकदम रुक गई। लेकिन हमने फोर्स कितना लगाया था, 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका 2 मीटर। लेकिन 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, फोर्स हमने अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगाया। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपका डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुआ, आपका फोर्स इस तरफ लगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना डिग्री एंगल का, 180 डिग्री। समझ में आया, 180 डिग्री। समझिए कैसे, ये देखिए इधर की तरफ हम फोर्स का, ये देखिए इधर की तरफ आएंगे, इतना आना पड़ेगा, तब फोर्स इस डायरेक्शन में है और इसमें, ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको मैथ्स में पढ़ाया जाता है 180 डिग्री कैसे आया। तो अगर आप करेंगे F इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री करेंगे मल्टीप्लाइड बाई, मान लीजिए S डिस्प्लेसमेंट चला, तो कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस F इंटू एस हो जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या होगा, आपका वर्क डन क्या होगा, माइनस F इंटू एस, यानी कि यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, आपका निगेटिव हो गया। ओके, आपको समझ में आना चाहिए। अब पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो वर्क का मैंने एक सिंपल ले लिया। जीरो वर्क के लिए को क्या होना चाहिए, आपका फोर्स ऊपर की तरफ लगे और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो, 90 डिग्री होना चाहिए। पॉजिटिव वर्क करने के लिए जिस तरफ फोर्स आपने लगाया उसी तरफ बॉडी का मोशन हो। समझ में आ गया, फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया, फुटबॉल को क्या मोशन हो गया, समझ में आ रहा है आपको। अगर मान लीजिए फोर्स फ्रिक्शन की वजह से लें, अब मान लीजिए ये बॉडी आप मूव कर रही है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स को हमने कंसीडर किया, तो फ्रिक्शनल क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से अगर मान लीजिए फुटबॉल का मोशन देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा वर्क कर रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है। इसमें ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो मोशन कर रहा है, वो पॉजिटिव वर्क है। यहाँ पर भी हम बॉडी को किक करेंगे फोर्स को, तभी तो मोशन होगा। तो हम जो फोर्स लगाएंगे वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है। आप ये मत समझिएगा कि सर आप भी तो बॉल को इधर किक करेंगे तभी तो मोशन करेगी, तो यहाँ तो पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, वो पॉजिटिव होगा। यहाँ जो हम फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए F1 लगाया हमने, तो उसकी वजह से मोशन हो, F1 मल्टीप्लाइड बाय मान लीजिए S डिस्टेंस चली, वो क्या होगी, ये वर्क डन क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स मान लीजिए F2 लग रही है, तो वर्क डन अगर मान लीजिए F2 वाले का निकालेंगे, F2 मल्टीप्लाइड बाय अगर मोशन S, वो निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है बॉडी के। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम एनर्जी पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद आपको पावर। तो एनर्जी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तब तक के लिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। ओके।